नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय टीम में कई बड़े बदलाव किए हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने अपने केंद्रीय संगठन में कई नए नेताओं को शामिल किया है, वहीं कई पुराने नेताओं की छुट्टी कर दी है। भाजपा के केंद्रीय संगठन के अंदर इस बदलाव को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर देखा जा रहा है। देखा जाए तो विपक्षी गठबंधन की गतिविधियां देखते हुए भाजपा ने 24 के चुनावों के लिए अभी से कमर कस ली है। पांच राज्यों में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की लिस्ट में कुल 38 नाम हैं। इसमें नए और पुराने चेहरों का समन्वय बैठाया गया है। बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बने रहेंगे। शिवप्रकाश को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। राजेश अग्रवाल को कोषाध्यक्ष और नरेश बंसल को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। 3 पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया, रघुवीर दास को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। मध्य प्रदेश से सौदान सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महामंत्री का पद दिया गया है। कांग्रेस से आए अनिल एंटनी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। अनिल कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी के बेटे हैं। तो आने वाले समय में मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में चुनाव इस साल के अंत तक होना है। कर्नाटक में हुए हाई स्टेक चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी थी और बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई थी। वहीं अब इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, जो चुनावी लड़ाई के मैदान के लिए मंच तैयार करेंगे। इसलिए भाजपा ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नड्डा ने अपनी नई टीम में 13 राष्ट्रीय सचिव बनाए हैं, जिसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री भी बनाए गए हैं। यूपी से सबसे ज्यादा 6 नाम हैं। सांसद सुरेंद्र सिंह नागर, रेखा वर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और विधान परिषद सदस्य तारिक मंसूर है। तारिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं। इनके अलावा राधा मोहन अग्रवाल, अरुण सिंह को भी जिम्मेदारी दी गई है। तेलंगाना से संजय बंदी को टीम में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश से 3 नेताओं को उनके पद पर बरकरार रखा गया है। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री बने रहेंगे। इसी तरह सौदान सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और ओम प्रकाश ध्रुवे भी राष्ट्रीय सचिव के पद पर बरकरार रहेंगे। वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय स्तर पर भी टास्क दिया जा सकता है। अब राजस्थान की चुनावी कमेटियों की घोषणा का इंतजार है। चुनावी कमेटियों में वसुंधरा राजे के रोल से भी सियासी नैरेटिव तय होगा। देखिए, आपने सूची पढ़ी होगी, उसमें जो नाम है वो बहुत ही अनुभवी और बड़े नेताओं के नाम हैं, जो अपना एक बड़ा कालखंड भारतीय जनता पार्टी में अपना रखते हैं। उसको लेकर ये गठन हुआ है और निश्चित तौर पर ये गठन के कारण अनुभव जो इस टीम का हम सबको मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं को पूरे देश में मिलेगा। इसका लाभ होगा। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक संगठन है, कैडर है, वो और मजबूत होगा, मार्गदर्शन मिलेगा, किस प्रकार से काम करना ये टीम बताएगी। ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। मध्य प्रदेश को ये बड़े नाम मिले हैं, निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ लेकर मार्गदर्शन में आगे काम करेगी। देखिए, ये भाजपा का आंतरिक मामला है। उनकी टीम में कौन रहे कौन नहीं रहे। मध्य प्रदेश से 3 लोग हैं जो नाम आपने गिनाए, वो नाम भी मध्य प्रदेश में पिछले 19 साल में कोई मध्य प्रदेश की जनता की सेवा नहीं कर पाए, ना कारगर हैं। और निश्चित ही मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव में भाजपा चाहे जितने जोड़ तोड़ कर ले, अमित शाह 20 दिन में 3 बार मध्य प्रदेश और भोपाल आ जाएं, कितनी रणनीति बना लें, लेकिन मध्य प्रदेश के जनता के मानस पटल पे कमलनाथ जी की वो सरकार के 15 महीना अमिट छाप है, जिसको कि वो वापस चाहते हैं। देखिए, आपने सूची पढ़ी होगी, उसमें जो नाम है वो बहुत ही लोगों को जोड़ा भी गया है। तो भाजपा ने अपने मिशन 2024 के लिए कुछ लोगों को हटाया भी है, जिनमें आंध्र प्रदेश के प्रभारी सुनील देवधर, सिटी रवि और दिलीप
को हटाया गया है। सह कोषाध्यक्ष पद से मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता को हटाया गया है। उनकी जगह नरेश बंसल को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इससे लगता है भाजपा 2024 करंट जीतने की पूरी तरह तैयार है। अब देखना होगा कि जिस तरह से केंद्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की लिस्ट में कुल 38 नाम तय हो चुके हैं और इनको जिम्मेदारियां भी दी चुकी है। अब देखना होगा कि जो आने वाले विधानसभा 5 चुनाव हैं उनमें क्या कुछ असर होता है और फिर लोकसभा चुनाव तक किस तरह से ये केंद्रीय जो टीम है कितना कमाल कर पाती है और भाजपा को कितने विधानसभा चुनावों में जीत दिला पाती है और लोकसभा में कितनी सीटें दे पाती है। चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते भोपाल को और बात करते हैं स्वदेश न्यूज डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोरेन से। अनिरुद्ध, टीम तैयार हो चुकी है केंद्रीय टीम भाजपा की और 38 लोग इसमें शामिल हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की दृष्टि से बात करें तो मध्य प्रदेश की दृष्टि में कुछ नाम हैं जिसमें कैलाश विजयवर्गीय, कुछ और भी नाम है। मध्य प्रदेश दृष्टि से इन टीम में कितनी ज्यादा जगह दी गई है, कितनी ज्यादा तवज्जो दी गई है और उसका क्या कुछ असर दिखने वाला है मध्य प्रदेश में? देखिए, भारतीय जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज अपनी टीम घोषित कर दी है और 38 लोगों को पदाधिकारी बनाया। इनमें से ज़्यादातर लोग वही हैं जो रिपीट किए गए हैं, लेकिन कुछ नए लोगों को भी लिया गया है। और बात अगर हम मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश से कैलाश विजयवर्गीय जो काफ़ी सीनियर नेता, उन्हें लगातार चौथी बार राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। सौदान सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है और ओम प्रकाश धुर्वे को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। देखा जाए तो ये तीनों ही नाम पुराने नाम हैं और आने वाले समय में जो ओम प्रकाश धुर्वे का इस्तेमाल पार्टी आदिवासी नेता के रूप में मध्य प्रदेश में बखूबी करेगी। इसके अलावा मंदसौर के जो सांसद थे सुधीर गुप्ता, वे सह कोषाध्यक्ष पद पे थे, उन्हें हटाकर नरेश बंसल को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा कुछ फेरबदल नहीं हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय जो लगातार चौथी बार महामंत्री बनने में सफल रहे, हालांकि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी जमीनी नेता माना जाता। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो पदाधिकारी थे वही हैं और उन्हें वही जिम्मेदारी दी गई है जो पहले दी गई है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस बार कैलाश विजयवर्गीय को दी गई है, वो लगातार चौथी बार महामंत्री बने। बिल्कुल, चौथी बार लगातार महामंत्री बने हैं। और जिनको हटाया है क्या वजह सामने आ रही, जो जिनका आपने नाम लिया मंदसौर से, उनको हटाने की क्या वजह सामने आ रही है? सांसद सुधीर गुप्ता को क्यों हटाया गया, आखिर क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, अभी वजह तो कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व था और संगठन के लोग सुधीर गुप्ता के काम से प्रसन्न नहीं थे। इसी कारण उन्हें सह कोषाध्यक्ष पद से हटाया गया है और उनका परफॉर्मेंस, जहां तक बात करें तो उनके परफॉर्मेंस में कुछ कमी थी, इसीलिए उन्हें हटा के नरेश गोयल को सह कोषाध्यक्ष पार्टी ने बनाया है। और सुधीर गुप्ता हालांकि मंदसौर से लगातार सांसद हैं और काफ़ी मुखर नेता माने जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए देखा जाए तो मध्य प्रदेश के लिए आने वाले 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, जिनमें मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ शामिल हैं, सहित 2 राज्य और शामिल हैं, उनमें ये कार्यकारिणी का बड़ा असर देखने को मिलेगा। और बीएल संतोष अक्सर मध्य प्रदेश के दौरे करते रहते हैं, इसलिए नई कार्यकारिणी से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी को फायदा होना तय है। बिल्कुल, हालांकि चुनाव की बात करें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की कुछ ही समय बाकी, मुश्किल से 3-4 महीने का समय बाकी है। इसको लेकर इसके पहले जो बदलाव है, क्या फायदा हो पाएगा या फिर इसके पहले बदलाव कर देना था या फिर सही समय में बीजेपी ने इस बदलाव का अंजाम दिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज जो अपने पदाधिकारियों की घोषणा की है, जेपी नड्डा ने अपनी टीम की घोषणा की है, उसमें उन्होंने अगले आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा, उन दोनों के समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें तो नए पदाधिकारी और पुराने पदाधिकारी सभी केंद्रीय नेतृत्व के पूरी तरह से संपर्क में और आगामी मध्य प्रदेश चुनाव में नई टीम का असर बिल्कुल देखने को मिलेगा। हालांकि मध्य प्रदेश में चुनाव की कमान पार्टी के केंद्रीय मंत्री अमित शाह खुद संभाल चुके हैं और उनके साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव सहित बड़ी लंबी चौड़ी टीम है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखना होगा जिस तरह से इसमें नई टीमों को, नए लोगों को इस टीम में शामिल किया गया और जिन लोगों को हटाया गया, उसके बाद जो टीम गठित की गई है 38 लोगों को, इसका असर कितना होता है मध्य प्रदेश के चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया अनुद इस तमाम जानकारी के लिए। अब सीधे रुख करते हैं रायपुर का और बात करते हैं हमारे संवाददाता हिमांशु पटेल। हिमांशु, नई टीम केंद्रीय संगठन की तैयार हो चुकी है, 38 लोग इसमें शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में इसका क्या असर अब देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर अभी आगामी 5 राज्यों में चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो बड़ी फेरबदल यहाँ पर देखने को मिली है, इसमें 13 जो है
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ साथ जो है 8 जो है राष्ट्रीय महामंत्री अलग अलग 5 राज्यों के बनाए गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 जो है दिग्गजों को उपाध्यक्ष में शामिल किया गया, जिसमें अब डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जिसे पहले भी उपाध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन अभी फिर से नई सूची जारी की गई है। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ साथ सरोज पांडे और आदिवासी नेता लता उसेंडी को इसमें शामिल किया गया। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में अब 3 उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यहाँ पर जो है शामिल किए गए। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं 5 राज्यों के चुनाव है, उसे बड़ी फेरबदल की गई है। आगामी समय लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव है, दोनों के मद्देनजर यह जिस तरह से संगठनात्मक कसावट लाने के लिए और संगठन को मजबूत बनाने के लिए इस तरह की जो खाका है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा तैयार की गई है। और जेपी नड्डा ने आदेश जारी करते हुए जिस तरह से 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति है वो अलग अलग राज्यों में की है। तो निश्चित तौर पर 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ को मिले हैं और इसको लेकर राजधानी छत्तीसगढ़ में भी सियासी बयानबाजी भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का साफ तौर पर आज बयान आया है कि जिस तरह से धर्मलाल कौशिक और विष्णुदेव साय को भी चुनाव में खुश करने के लिए पद दिया जा रहा है, कोई खासा असर इससे छत्तीसगढ़ में नहीं होने वाला है। साफ तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चंद कसते हुए कहा है कि संगठनात्मक को मजबूत करने के लिए और अपने लोगों को खुश करने के लिए छोटा सा पद इनको दिया जा रहा है, पद को बढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 3 दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी मिली है और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर संगठनात्मक मजबूती लाने का काम जो है इस पद मिलने के बाद लगातार जिस तरह से कही जा रही, तो निश्चित में देखने वाली बात होगी छत्तीसगढ़ में क्या कुछ असर इसका होता है। और कहीं ना कहीं 5 राज्यों में इसकी चुनाव है, तो निश्चित तौर पर आगामी जिस तरह से और भी राज्यों में चुनाव होंगे वहां क्या इनको जिम्मेदारी दी जाएगी, यहाँ प्रचार प्रसार किया क्या स्थिति रहेगी, वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से रमन सिंह को फिर से उपाध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव लड़ा जाएगा और अगर भाजपा जीत कर आती है तो मुख्यमंत्री रमन सिंह ही होंगे। क्या ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? देखिए भागीरथी, जिस तरह से हमने देखा है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को जिस तरह से कई बड़े जो कार्यक्रम है उसमें भी शामिल नहीं किया जाता है, कई ऐसे जो तमाम जो कार्यक्रम में भी देखा जाता है कि शीर्ष नेतृत्व रूप में, हालांकि अभी जिस तरह से छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रहा है, तीनों बड़ी बैठकों में डॉक्टर रमन सिंह को शामिल जरूर किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अंदरूनी कलह की बात की जाए या तमाम जो भाजपा के जो नेताओं से बात करने पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तौर पे चेहरा जो है डॉक्टर रमन सिंह नहीं होंगे। जिस तरह से जब चुनाव के बाद डी पुरंदेश्वरी को छत्तीसगढ़ की कमान मिली थी तो उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर कहा था कि इस बार जो चेहरा है वो डॉक्टर रमन सिंह नहीं होंगे। तो निश्चित तौर पे आगामी समय क्या कुछ होता है, हालांकि अभी भी चेहरे को लेकर स्पष्ट नहीं है। छत्तीसगढ़ में भाजपा आखिरकार जीतने के बाद चेहरा कौन होगा इसको लेकर अभी भी कोई स्पष्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के कोई आला नेताओं के द्वारा, दिग्गजों के द्वारा अब तक जारी नहीं की गई है। तो निश्चित तौर पर बड़ी पार्टी है, कौन इसका संगठन होगा, हालांकि हर बार जो पूर्व मंत्री, नेता, दिग्गज, प्रवक्ता है सबका यही बयान आता है कि संगठन तय करेगा, सभी जो चुनाव तो लड़ेंगे लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा यह संगठन तय करेगा। इस बात को रखकर जो है इस बात से पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन अभी भी स्पष्ट नहीं है कि छत्तीसगढ़ में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, ये तमाम चीजें हैं, ये संगठनात्मक रूप से अब तक खुलकर सामने नहीं आई है। जी, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि कई बड़े कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को उस तरह से तवज्जो नहीं दी गई थी, लेकिन फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना के क्या एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये भी हो सकते हैं, ये भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं और जनता में कोई गफलत पहुंचाने की कोशिश नहीं की जा रही है। नहीं तो कहीं ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सालों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका एक पैठ है जनता में, तो क्या उसको बरकरार रखने के लिए एक मैसेज दिया जा रहा है? बहुत संक्षेप में देखिए भागीरथी, निश्चित तौर पर 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में चुनाव जब आया, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उसकी कमान जो कांग्रेस पार्टी ने सौंपी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई। तो उस दौर भी हमने देखा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आड़े हाथ लेते हुए रमन सिंह को कहा ठीक है, तो लेकिन देखना होगा आप जिस तरह से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फिर से बनाया गया रमन सिंह को, और उससे क्या अगर सरकार बनती है भाजपा की तो फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, या फिर क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्या जनता उस मैसेज को एक्सेप्ट कर पाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, इस तमाम जानकारी। क्लब सीधे रुक करते लखनऊ का बात करते हैं हमारे संवाददाता शशांक श्रीवास्तव। शशांक, इस टीम में अगर देखें जो सबसे ज्यादा मौका मिला है उत्तर प्रदेश से, वहां के नेताओं को मिला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में बहुत
बड़ा है, सांसदों के मामले में बहुत बड़ा है, विधायकों के मामले में बहुत बड़ा है, तो जाहिर है ज्यादा मौका मिलना ही था। लेकिन अब इसका लोकसभा चुनाव में आप क्या असर देख पा रहे हैं? देखिए भगत, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो देश में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में जिन 9 शहरों को जगह दी गई है 38 में से 9, यानी अगर आप ये मान लें चौथाई हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता जिस तरह के नेता है उसमें उत्तर प्रदेश के लोगों को मिली। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का एक बहुत अपना योगदान रहता है देश की सरकार के लिए, और उत्तर प्रदेश के योगदान के बिना ये कहना गलत नहीं होगा कि देश में सरकार अगर उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पे तय होता है कि जो 543 सीटों में 80 सीटों में जो बरीता ज्यादा सीटें पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है, जिसको लेकर लगातार वो प्रयासरत है। इसी क्रम में जो आज सूची जारी हुई है इससे कहना गलत नहीं होगा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो बड़ा नाम है, राज्यसभा सांसद है, उनको शामिल किया गया है। तारिक मंसूर है, रेखा वर्मा राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष रह चुकी है, और महिला सभा से राधा मोहन अग्रवाल कई बार के विधायक है और इस बार सांसद भी है, उनके लिए भी एक बड़ी बात है। सुरेंद्र नागर की अगर बात करें, राजेश अग्रवाल जो उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री थे, इसके बाद राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे, एक बार फिर से उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो कहीं ना कहीं पुराने शहरों को काटकर नए शहरों को जिस तरह से शामिल किया गया, इसका कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव जो है उसका फायदा सीधे तौर पर मिलेगा। अगर भगत मैं बात कर लूँ कि लखनऊ की जनता का मूड, लखनऊ के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि कुछ लोग हमारे साथ में है क्योंकि समय अपने पास बहुत है, कम है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज एक बड़ी यानी सूची तैयार हुई, 38 लोगों का नाम आया है, उत्तर प्रदेश के 9 लोगों के नाम शामिल, बड़े नेताओं के नाम शामिल है। क्या लगता है इसका लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ने वाला है? काफी असर पड़ेगा, बहुत ही सराहनीय कदम है। इस कदम का स्वागत करने योग्य है क्योंकि भाजपा नेशनल पार्टी जो बहुत सोच समझ के और जो है अंकों के साथ लोगों को जो है इसी हिसाब से प्रोग्राम करती है। ऊपर राजधानी में जगह देती है, पहले भी काकड़ियों में बदलाव हुआ था जिसमें कि वरुण गांधी और मेनका गांधी शामिल किए गए थे। तो बड़े बड़े लोगों को भी हटाया जाता है। भाजपा इस लोग ऐसा नहीं परिवारवादी अवस्था चलती है, इसमें अनुभव जो जाता है योग्यता के आधार पर तो बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। गाँव से देखते हुए अगर 9 लोग तो बहुत ही अच्छा है और करने में आएंगे, इससे भाजपा को जीती है। आगामी लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो कितना फायदा मिलेगा? जिस तरह से लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सुरेंद्र नागर, रेखा वर्मा जैसे बड़े नाम शामिल है जिन सांसदों को, और राधा मोहन दास अग्रवाल गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, कितना फायदा मिलेगा? काफी फायदा मिलेगा। राधा मोहन जहाँ पे जो चुनाव का टाइम था वो बनाए गए और लक्ष्मीकांत वाजपेयी की प्रदेश अध्यक्ष रही के वरिष्ठ सकता है और राज्यसभा सांसद जो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी का जो काफी प्रभाव है देश में और ब्राह्मण जिला परिषद रहता है, इसको देखते हुए भी वाजपेयी को किया गया है, काफी अच्छा जो कराया और इसके काफी जो है आज में जो देखने को हमें पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे। भगत और हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हुए चाय की दुकान है, यहाँ पे चाचा जी है जिन्होंने कई सरकारें देखी हैं, कई मुख्यमंत्रियों को देखा है, कई प्रधानमंत्रियों को देखा है, उनसे शेयर करते और जानते हुए ये जो 38 लोगों की सूची जारी हुई है जो पदोन्नत की गई है, उसका उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कितना फायदा? सिर्फ 38 लोगों को आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया, कई फेर बदल हुए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव है, पूरे देश में लोकसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें 80 सीटें यहाँ से हैं, तो कितना फायदा मिलेगा? 9 लोगों को उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया, 38 लोगों की पूरी लिस्ट है जिसमें 9 लोग उत्तर प्रदेश के हैं। तो देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी जी हैं, कितना फायदा मिलेगा? देखिए, अभी अखिलेश की भाषा बोलूं तो आज ही उन्होंने दिन कहा था कि हमारे पास मछलियों का मार्केट है, भंडार है। अगर युवा चाहिए तो युवा मिलेगा, महिला चाहिए तो महिला मिलेगी, बुजुर्ग चाहिए तो बुजुर्ग मिलेगा। तो मतलब ऐसा लगता है कि ये प्रधानमंत्रियों का एक मंडी बना के बैठे हैं कि सब मिलेगी। इंडिया की बात कर रहे हैं आप, इंडिया की बात करें तो नया इंडिया की बात, हाँ बात करें जी। ऐसा लगता है कि जैसे उनके एक दुकानदार की तरह हमारे पास पान मसाला है, सर इस तरह देखिए, शिखर ले लीजिए, रजनीगंधा ले लीजिए, कमला पसंद ले लीजिए, राजश्री ले लीजिए, ये अखिलेश की बात है जी। तो हम व्यक्तिगत किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उनके भाव और विचार हैं खाली उनकी बात कर रहे हैं। अब जैसे अखिलेश को मुलायम सिंह का क्या था नेताजी का कि उन्होंने क्या किया था कि खाली मुसलमानों के दम पे ये राम मंदिर का विरोध करके कई बार मुख्यमंत्री बने। हम देश के प्रधानमंत्री की बात करें, नए लोगों की। ठीक है शशांक, एक बहुत एक अहम सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगा, फिर आप उसे चर्चा बाद में जारी रखिएगा।
ये जो मौका दिया गया उत्तर प्रदेश में वहां के नेताओं को इस टीम में, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के नेताओं को मौका दिया, क्या इसमें किसी तरह की सहमति योगी आदित्यनाथ की भी है, कुछ रिकमेंडेशन भी है, या भी पूरी तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हिसाब से तय किया है? देखिए, इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा भगीरथ की, जिस तरह से अगर बात की जाए केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय टीम के चयन की, तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, जहाँ पर जो कुछ होता है वो केंद्र से ही फाइनल होता है। संस्कृति, हाँ, ये संस्कृति की वाली जो बात आपने कही, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका भी अहम है। शायद इससे पूछा गया हो, लेकिन बिना सहमत के अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मंत्रिमंडल में एसएम प्रसाद राजभर की बात को ले लिया जाए। उन्होंने लगातार यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बारामूला कहते वो बाहर गए थे, लेकिन अमित शाह के पास जाने के बाद में वहां से उनको कहना था कि घर वापसी। बिल्कुल शशांक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब सीधे रुक करेंगे हम फजिल्का का, बात करेंगे हमारे संवाददाता बलजीत सिंह मल्ली से। बलजीत, पंजाब में हालांकि बीजेपी इतनी स्ट्रांग नहीं है, बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है और अभी तो गठबंधन अकाली दल के साथ भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से केंद्रीय टीम का गठन हुआ है उसके बाद पंजाब की बात करें, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा भाजपा के संगठन में? जब से ये सुनील कुमार जाखड़ जी को प्रधान बनाया गया है, तब से ना वो अपने हर एक दौरा कर रहे हैं, और दौरा करने का मेन मकसद यही है कि पंजाब में 2024 को जो इलेक्शन आ रहा है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। मगर जब तक एक ये बात भी सामने आ रही है कि ये इनका हो सकता है अकाली दल और बीजेपी का फिर साथ में गठबंधन हो जाए, और वो इलेक्शनों के नजदीक होगा। मगर जैसे हरजीत ग्रेवाल ने और 2-3-4 और लोगों से और सुजीत कुमार जानी से जैसे मैंने बात की, वो कहते हैं कि हम एक परिवार हैं, परिवार के साथ चलते हैं, थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाती है मगर हम फिर भी एक साथ ही आएंगे और एक साथ ही 2024 का इलेक्शन जीतेंगे। मगर ये अभी कल्पना है, क्योंकि अभी टाइम है और जैसे जैसे ठीक है, लेकिन मुझे लगता है जो नई टीम का गठन हुआ है, भाजपा की केंद्रीय टीम का गठन हुआ, इसकी कोशिश रहेगी कि लोकसभा चुनाव से पहले अकाली दल के साथ गठबंधन हो जाए। इसकी कोशिश जरूर प्राथमिकता से होगी पंजाब में। बलजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से भाजपा की केंद्रीय टीम का गठन अब हो चुका है और 38 लोग इसमें शामिल हैं, कुछ लोग को हटाया गया, लेकिन ज्यादातर वही चेहरे पुराने हैं जो पहले की टीम में थे। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले जो 5 विधानसभा चुनाव है, उसके बाद 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, ये टीम के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। ये टीम कितना बीजेपी को इस विधानसभा चुनाव में जीत दिलाती है और लोकसभा चुनाव में फिर से वापसी करके और सीट पहले से ज्यादा दिलाती है या फिर कुछ कम होती है, इसकी जिम्मेदारी ज्यादा इन लोगों के ऊपर होगी और एक बड़ा टास्क भी होगा जो कि आने वाले 1 साल के अंदर देखने को मिलेगा। इसी के साथ इस खास खबर में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।